ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। बोलो। बताइए। फोर्थ चैप्टर है ना, दैट इज भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विकवाद। इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करने की बात की जा रही है। देखिए, टुडे वी हैव नोट करिए, वास्ट चॉइसेस ऑफ गुड्स। ठीक है, कितना कटा है बताओ, और क्या कटा है? अब देखो, we have vast choices of goods and services, which is, ठीक है, goods and services। But it was not few years back, ये बहुत पहले ऐसा नहीं था। But it was not before 1990। 1990 से पहले हम लोग जब घर से बाहर निकलते थे तो फिर अगर हमसे ये कहा जाता था कि बिस्किट लेके आओ तो पार्ले जी ही लेके आते थे, क्योंकि दूसरा मार्केट में बिस्किट ही नहीं था। अच्छा, कुछ हर एक चीज का अगर हमें वॉशिंग पाउडर कहा जाता था तो निरमा ही बाजार में था, क्योंकि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स बनाते थे बस वही हम लोग खरीद पाते थे। हमारी जो मार्केट थी वो आउटसाइड के प्रोडक्ट से लिए बिल्कुल बंद थी। अगर हमें टीवी लेना है तो ओनिडा ही लेना पड़ता था। हर एक चीज के एक या दो ही वेरिएशंस हुआ करते थे। साइकिल है तो हीरो की साइकिल, अब वो महंगा कर देगा तो सबको महंगी लेनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम दो तरीके के बिस्किट खाएंगे। तो जब हमें पता चला 1990 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई तो उसने कहा कि हम लिबरलाइजेशन, उदारीकरण करें। व्हाट डज इट मीन बाय उदारीकरण? कि अगर बाहरी देश से यहाँ पर कोई आता था, अगर यहाँ ये बिस्किट अमेरिका का यहाँ आएगा तो अगर ये 25 रुपए का बिस्किट है तो उसमें वो 400% टैक्स लगा देते थे, ट्रेड टैक्स लगा देते थे, अलग अलग तरीके की ड्यूटीज लगाई जाती थी। तो वो इतना महंगा हो जाता था कि यहाँ कोई खरीद ही नहीं सकता, तो वो कॉमन पीपल के लिए था ही नहीं। लेकिन फिर जैसे ही 1990 में मनमोहन सरकार ने, यूपीए की सरकार थी, ठीक है, दैट इज, उन्होंने लिबरलाइजेशन किया, उन्होंने टैक्स हटा दिए और इंडिया की मार्केट को किसके लिए खोल दिया बताइए? वर्ल्ड के लिए, कि जिसको मर्जी आए वो बेचे और 100 करोड़ 130 करोड़ लोगों का जिसको कंज्यूमर मिल जाए। तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की यहाँ बाढ़ आ गई और उनको क्या कहा गया बताओ? मल्टीनेशनल कंपनीज। क्या कहा गया? MN। जो MNC यहाँ पर आई, उन्होंने यहाँ पर अपने अपने आउटलेट्स स्थापित किए। अदरवाइज यहाँ पर हम लोग इसके पहले मैकडोनल्ड्स और ये सब सोच नहीं सकते थे। ये जो आए हैं ये किसकी वजह से आए? ये MNC की वजह से आए। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? फिर तरह तरीके के प्रोडक्ट होने लग गए। अभी भी आप मार्केट में किसी इसमें जाओ तो शॉप में तो तरह तरह की हर चीज़ मिलती है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो शुरू में जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे वो उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत चीप रेट पे बहुत कुछ दे रहे थे। बहुत सारा सामान तो चाइना से आ जा रहा था
जो यहाँ पर 140 रुपए की लाइट आती थी वो 25 रुपए की झालर शुरू में मिलने लग गई। चाइनीज झालर कितने की आती थी एक पैकेट? तो इंडियन बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। हाउएवर इंडियन मार्केट सर्वाइव्ड ड्यू टू इट्स गुड क्वालिटी। हम लोगों की मार्केट, हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो क्या हुए, हम लोगों ने सर्वाइव कर लिया इतने कंपटीशन में। हाउएवर इट वाज कंज्यूमर जो सेंट्रिक प्रोसेस है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज द राइट ऑफ एनी कंज्यूमर टू परचेज एनी प्रोडक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर आप तुम अमेजन में या फ्लिपकार्ट में किसी में भी करते हो, ये बाहर की कंपनी है, अमेजन तो बाहर की कंपनी है, तो उसमें आप पूरे वर्ल्ड के सभी प्रोडक्ट्स देख लेते हो और उसमें से आप अपने हिसाब से चूज कर लेते हो। सम आर अवेलेबल इन इंडिया, तो वो इंडिया में अवेलेबल नहीं, जो बाहर से अगर मंगा रहे हो इसमें बहुत सारा सामान हमारा बाहर का भी है। अब ये सब सामान जैसे बाहर का है, तो अगर ये 5000 इसका प्राइस है तो इस पर 4000 मुझे एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, 9000 का पड़ा। फ्रांस से, ऐसे कुछ फ्रांस से लिए गए, कुछ पेरिस, कहीं कहीं अलग अलग कंट्री से लिए गए हैं। बहुत सामान पे जितने का वो आइटम है उतनी एक्साइज ड्यूटी भी लगी है हमारी। तो बात तुमको समझ में आ गई कि नहीं? जब हमारे यहाँ एमएनसी आई तो इतनी एमएनसी आने के बाद जो 10th पास लोग भी थे उनको भी वो नौकरी पे लेने लगे। क्राइसिस हो गया वर्कर्स का। वो एमएनसी इसके बाद आई तो किसके पास लोग अपने पुराने सर्टिफिकेट जो रखे हुए थे वो ढूंढने लग गए, खंगालने लग गए, कहाँ है। तो अल्टीमेटली जिसके पास नहीं था उसने प्रोविजनल निकलवाया, क्योंकि एमएनसी किसी तरीके से उनको काम देने पड़े। बोलो, बात समझ में आ गई ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? चलिए, सो ग्लोबलाइजेशन इज रिलेटिवली रिसेंट फिनोमिना। ग्लोबलाइजेशन अभी की बात है, बहुत पहले ऐसा नहीं था। इज, और ये किसके द्वारा पलक स्टार्ट किया गया? बोलो। करेक्ट। जैसा कि पलक ने बताया, इट वाज इनिशिएटेड बाय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसीलिए तुम देख रहे हो तुम्हारी बुक में एक पोस्टर है, उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ही विरोध दिखाया है कि उसने क्यों इस, आप देखो उसी में ही, उसी चैप्टर में देखो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का विरोध दिखाया गया कहीं, ठीक है? जो बिल्कुल इट इज ए नियो टाइप, दिखा कि नहीं? चित्र का उसका नंबर बताता हूं, ये देखो, that people are with slogans and banners protesting against, ये यहाँ पर देखो पेज नंबर 71, देखा? हांगकांग के लोग विरोध कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड। चलिए, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने क्या बताया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर किसकी संस्था है? देखो, ये सब यूनाइटेड नेशन की है, ठीक है? दैट इज IMF भी इसकी एक है, WTO इसको क्या कहते हैं? और ये कहां पर उपस्थित है बोलिए? न्यूयॉर्क। इसी बिल्डिंग पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही 2 बम गिराए थे, 2 हेलीकॉप्टर के क्रैश कर गए। एयरक्राफ्ट 9/11 ओसामा बिन लादेन के द्वारा ट्रेंड 2 थे। पूरी कॉन्स्पिरेसी नहीं, कब का था? 9/11। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग थी जिसमें 2000 लोग मारे थे, वो यही। IMF का क्या मतलब है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दुनिया को सब जगह फंड देता है। UNSC ये किसकी है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। UNSC। IMF क्या बोलिए? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। UNSC का फुल फॉर्म बताओ पलक, बोलो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बता क्यों नहीं? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये यूनाइटेड नेशन की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। इसका काम क्या है? सबको फंड देना। इसका काम क्या है? कि सब छोटे देशों की सुरक्षा करना, उनके हितों की। और इसका काम क्या है? ट्रेड को लिबरलाइज करना। जब इंडिया टैक्स बढ़ाती है, या अगर भारत, हम अपनी तरफ से चीनी बेच रहे हैं बाहर, हमारी चीनी, ध्यान दीजिएगा, पहले जवाब दीजिएगा, अगर हमारी चीनी 30 रुपीज में इंडिया में बिक रही है,
और जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने 25 रुपए में बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, इंडियन मार्केट में 30 में रखा, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ऑब्जेक्शन होगा कि खुशी होगी? ऑब्जेक्शन। क्यों ऑब्जेक्शन होगा? मतलब प्रॉफिट नहीं होगा। है? प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऑब्जेक्शन इसलिए होगा, भारत ने 25 रुपए की चीनी किलो की बेचनी शुरू कर दी, तो ऑस्ट्रेलिया ने और क्यूबा ने, क्यूबा को भी चीनी का कटोरा कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अगर वो 25 रुपए में बेचेगा चीनी, तो हमारी चीनी 75 रुपए की वर्ल्ड में कौन खरीदेगा? ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा? ये 75 में बेच रहा है, और क्यूबा, तो क्यूबा कितने में बेच रहा है? क्यूबा भी ऐसे 105 रुपए की चीनी बेच रही है, क्यूबा जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो मोदी ने कहा हमारे किसानों को जिसमें फायदा होगा हम वो काम करेंगे, हम आपके हिसाब से नहीं करेंगे। मोदी ने इसे हम दिखा दिया कि नहीं, हम तो 25 से बेचेंगे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कुछ नहीं कर रहा। लेकिन तुम समझ गए ना कि हम मैनिपुलेट कर रहे हैं वर्ल्ड को। अगर एक बार हमारी चीनी लोग खरीदने लगेंगे, हम रेट ऊपर कर देंगे, इस तरीके से। वो लोग बात समझ में आ गई कि नहीं? तो दैट इज, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसके सारे जो भी क्वेरीज होती हैं, लीगल जितने भी फॉरवर्डिंग्स होती हैं, वो कहाँ सुनी जाती हैं? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दैट इज विश्व व्यापार संगठन। इसका हिंदी में नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन। सभी देश इससे जुड़े हैं। तो सर ये WTC बोलो, WT वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन है, और इसलिए ये कहाँ पर है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। उस बिल्डिंग का क्या नाम है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। बोलो, समझ में आ गई बात की नहीं? चलो, ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ऑर्गेनाइजेशन लिखो, WTO, इसका क्या नाम है? WT, ठीक है। और वो उसकी बिल्डिंग जो है उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये लोगों को लोन देता है। अगर कोई गरीब देश है तो मॉनेटरी का क्या मतलब है? लोन देता है, और ये सिक्योरिटी देता है। ये तीन इसकी मुख्य संस्था है। IMF का मतलब यूएसए में कौन से मतलब स्टेट में? यूएसए में नहीं है ये, कौन सा है अभी देखते हैं। IMF कहाँ पर है, यूएसए में चेक करते हैं। वेयर इज IMF लोकेटेड? तो ये कहाँ पर है? वॉशिंगटन में, यूएसए में ही है, वॉशिंगटन DC में। दैट इज वॉशिंगटन, सही है। चलो, UNSC का भी देख लो, UN कहाँ पर है? वो यूएसए में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज सिचुएटेड? Where is headquarter of United Nations situated? Where is headquarter of, चलो इसको देख लेंगे, इसको नहीं लिख पा रहा है। Where is IMF? तुम्हारा मैथ का पेपर कैसा हुआ? अच्छा गया है। चलो, ये यूनाइटेड नेशन भी न्यूयॉर्क सिटी में ही है। ओके, यूनाइटेड नेशन हो गया। और UNSC कहाँ पर है? UNSC भी न्यूयॉर्क सिटी पर, सब न्यूयॉर्क में ही है, सही है। ये बस कहाँ पे? वॉशिंगटन DC में, ये भी न्यूयॉर्क में है, और ये भी कहाँ पर है? हमको इससे मतलब है कि WTO से। ओके, आगे की बात करें। Until middle यानी अप टू 1950 तक, या मिडिल ऑफ 19th century, मिडिल ऑफ 20th century, मिडिल ऑफ 20th century, the production is largely confined within the countries. प्रोडक्शन इज, सभी देश अपना अपना बनाते थे, अपना अपना खाते थे। प्रोडक्शन वॉज लार्जली कन्फाइंड विद इन द कंट्रीज। फिर इसके बाद क्या हुआ?
जो कुछ कंट्रीज थे वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज हो गया, उनके बहुत कपड़े बनने लग गए। अब उसके बाद ये ऐसी बात हो गई, दे वांटेड चीप लेबर। जो अमेरिका में एक लेबर है, अगर एक नैनी भी किसी बच्चे को करती है, देखभाल करती है, तो 1 घंटे का ही वो $100 ले लेती है, 8,000 रुपये। $1 डॉलर कितना होता है? 86 $1 इज 80 रुपी। और वो कितना ले लेती बताइए? $100 1 घंटे में, घंटे के हिसाब से चलता है, तो $100 में कितना हो जाएगा? 8,000 रुपए ले लेती है। अब यहाँ पर जो यहाँ की गई थी उच्चायुक्त एम्बेसडर, ठीक है, लक्ष्मी कुमारी कुछ करके नाम था उनका, तो वो वहां पर गई, उनकी एक बेटी थी, तो उन्होंने बेटी के लिए नैनी रख लिया अमेरिका में। तो अब उस नैनी ने जब ये 2 साल बाद वापस आ रही थी तो 8 करोड़ की डिमांड की। बोला वो देती नहीं उसको पेंशन, बोली नहीं इट इज सो लेस, कुछ देती नहीं होगी। अब उसने वहाँ कानूनी दाव उसको उनको रोक लिया लक्ष्मी कुमारी, बोला जाने नहीं देंगे जब तक, इतना पैसा कोई कहाँ से दे पाएगा, जितनी सैलरी नहीं उससे कई गुना ज्यादा उसको दो, जबकि नैनियों के। तो फिर इन्होंने क्या किया, मोदी ने बोला कि ठीक है तुम उसे नहीं आने दोगे, मैं तुम्हारे यहाँ की एम्बेसी से सारी फौज हटाता हूँ, गेट से सब सिक्योरिटी हटा दी। वहाँ अंदर बैठे 200 लोग यूएसए के, बहुत पूरे उनका स्टाफ बैठा, बोला हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, रखो उनको। उन्होंने तुरंत अपने स्पेशल विमान से भेजा लक्ष्मी कुमारी को, बोला कुछ तुमको नहीं देना, जाओ अपने यहाँ। बोलो बात समझ में आ गई? तो अब जब ऐसी स्थिति हुई कि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत थी, अब जरा सुनो, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी बहुत थी, लेकिन उसको बनाने के लिए उनको सस्ता लेबर चाहिए। क्या चाहिए था? अगर वो वहां नैनी से बनवाते अपने यहाँ की टी शर्ट तो वो तो बिक जाते। ऐसे ऐसे लेबर, जो नैनी इतना इतना पैसा ले रही, तो सोलो टेलर कितना लेगा? तुम अगर यहाँ पर 20 रुपए 50 रुपए में करके चला जाता है, और वहां का अगर आदमी करवाए, स्विच ठीक करवाए, तो उसी में ही उसको 5,000 6,000 देना पड़ जाता है। इसलिए सब आदमी घर का खुद काम जानता है, वहाँ प्लम्बिंग खुद जानता है, सब कुछ जानता है, वहां पर सर्विसेज बहुत महंगी है। अगर तुमको अपना डेंटल चेकअप कराना है तो तुमको, अभी बात की जा रही है अभी भी हाल में कि डेंटल के लिए 3 महीने का अपॉइंटमेंट है, और 3 महीने के अपॉइंटमेंट में जब तुम्हें अपॉइंटमेंट मिला, उसके लिए भी वो पूछेगा अच्छा इसको EMI में पे करेंगे कि कैसे पे करेंगे, वो सब कुछ होता है। उसने कहा कि ये दांत अब हमारा, इसके बगल वाला भी दर्द करने लग गया 3 महीने में, ठीक है इसका अगले 3 महीने बाद अपॉइंटमेंट। इट इज सर्व। यहाँ पर जितने आसानी से मेडिकल सुविधाएं हैं, वहाँ हर एक चीज के लिए आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है? अगर इंश्योरेंस नहीं लोगे तो तुम्हारी सैलरी एक ही इलाज में बिक जाएगी। तो इन लोगों ने क्या किया, जो अमेरिका वालों ने क्या किया बताओ, बांग्लादेश में चीप लेबर, वहां 75 पैसे में एक शर्ट सिल दी जाती है। जो तुम बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी की भी पहन रहे हो ना, तो कॉटन इंडस्ट्री में और जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सबसे नंबर 1 कौन है बताइए? बांग्लादेश। क्यों बांग्लादेश नंबर 1? इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन में नंबर 1 है, स्टिचिंग के लिए आती हैं, और स्टिचिंग के बाद वो फिर से जो अच्छी अच्छी लीक ऊपर ये सब तुम समझ रहे हो ना, वहाँ तुरंत बना के चीप लेबर उनको चाहिए था। तो MNC इंडिया में क्यों आई? क्या वो अपना फायदा करने के लिए आई? क्योंकि जितना चीप लेबर होगा उतना वो मार्केट में क्या कर सकेंगी बताइए? सस्ता बेच सकेंगी, और जो सस्ता बेचेगा उसी का सामान चलेगा। तो दे वर इन सर्च ऑफ चीप प्लेस और लेस लॉज, जहां पर वर्कर्स के लिए नियम ना हो, ना के बराबर, मर गया तो मर गया, ऐसा टाइप नियम चाहिए उनको। अमेरिका में बहुत लीगलिटीज है, अगर कोई मर गया तो कंपनी को इतना पे करना पड़ जाएगा कि कंपनी बिक जाएगी। इतनी ज्यादा वहां पर कंज्यूमर के लिए, वहां के सिटीजन के लिए इतनी ज्यादा लॉज हैं कि वहां बिजनेस चलाना किसी के आसानी। यहाँ की बहुत सारी कंपनियों पे कई हजार करोड़ का, कभी 8,000, कभी 10,000, कभी 80,000 करोड़ का फाइन लगा देते हैं वो, अगर आपने छोटी छोटी चीज ना देखी। कुछ भी थोड़ा डेविएट हो गया तुम्हारे स्टैंडर्ड से या उनके स्टैंडर्ड से, बस फाइन लग जाएगा, अब वो जाएगा सरकार को। तो वो जो MNC इंडिया में आई, उन्होंने क्या किया बताइए? उन्होंने 2 चीज देखी, दैट इज लेस लीगल फ्रेमवर्क, कोई ज्यादा यहाँ परमिट सिस्टम ना हो, आसानी से जमीन मिल जाए। और इंडिया ने क्या किया, ऐसी MNCs को 1 रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन बेची। क्यों बेची? यू आर वेलकम, यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू अवर पीपल। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? हमारी जो बिल्कुल कहीं की एबेंडन जमीन, ऐसा नहीं कि अच्छी जगह की नहीं बेची, जहाँ कहीं की नहीं थी तो ऐसे दे दिया MNC को, ठीक है तुम जब तक व्यापार करोगे तुम्हारी जमीन है, छोड़ के चले जाओगे तो हमारी है, हम ही को दे के जाना पड़ेगा, इस तरह से बेची, ऐसे नहीं कि दे दी।
तुम फिर किसी को बेच नहीं सकते ये चीज़। तो उनको बेचा, और यहाँ चीप लेबर की वजह से और नो लीगलिटीज की वजह से बहुत सारे एमएनसी को, आपको बहुत, तुमने थोड़े दिन पहले सुना होगा, वो थ्रो कर देते थे, फायर, गो, कल से जॉब पे नहीं आना। तो इंडिया ने उन सब ऐसे लॉस थे कि इंडिया कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि शुरू से हमने उनके साथ पैक्ट साइन कर लिया था। अभी भी तो एमएनसी फायर करती हैं, तो क्या इंडिया कुछ कर पाती है? क्योंकि शुरू में जो हमने उनके लिए 1990 में नियम लगाए थे उसको अब बदल नहीं सकते, उन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर लिया। तो वो बात समझ में आ गई, वो यहाँ क्यों आना चाहती थी, इसका कारण तुमको समझ में आ गया। वो यहीं पर, उनको यहीं पे एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट भी मिल रही थी और चीप लेबर भी मिल रहा था, और अल्टीमेटली वो यहाँ से पैसा बनाती थी, पैसा अपने देश भेज देती थी, और सिर्फ यहाँ पर कंज्यूमर और साथ में चीप लेबर दोनों उसको फायदेमंद थे। इसीलिए सब किया, और इंडिया से बनने वाला माल सब जगह भेजा जाता था, या बांग्लादेश। ओके, ऐसी एमएनसी की बात चाइना में भी आई थी। चाइना में 1990 से पहले बहुत सारी कंपनी आ गई थी, और उन्होंने वहां के चीप लेबर को बहुत एक्सप्लॉइट। आप देखो चाइना में काम करने वाले कैसे फटफट फटफट करते हैं, तो चीप लेबर है कि नहीं। अब आगे की बात समझो, तो तुम्हें इसका रीजन तो समझ में आ गया कि एमएनसी क्यों था। ओके, नाउ पहले क्या था बताइए, दैट इज कॉलोनीज इन इंडिया। क्या करती थी? In India, export raw material and import finished good. Material and इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये जो आपको यहाँ पर ट्रेंड दिख रहा है, ये एमएनसी के हिसाब से किसके अपोजिट है? करेक्ट। जैसा ये बता रही है, पहले ऐसा नहीं था। पहले ब्रिटिश यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाता था, यहाँ बनवाता नहीं था, और उसके पास मशीन थी, वहां स्पिनिंग जेनी थी इंग्लैंड में, और वहां से बना के भेजता था। बोलो बात समझाई? तो ये कैसे बताने श्रेया की अपोजिट था, इनको तुरंत पकड़ लिया इन्होंने। क्यों? पहले क्या इंडिया से सिर्फ कॉटन, 2 रुपए का कॉटन जाता था, और वो मशीन से शर्ट बना के, उनके पास मशीन थी, 200 की शर्ट बेचते थे। यही तो हो ही रहा था कॉलोनियल रूल में। तो हम ही को, कंज्यूमर को, यहाँ पर जो जुलाहों के लिए जो वीवर्स थे, सब आपने देखा कि उन सबको उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन के लिए फंसा दिया था, उनसे कोई कपड़ा नहीं बनता था। सो दे टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, प्रिपेयर इट and then import to India the produce. However, now in MNC period, the complete trend changes. They import raw material from wherever it is cheaper, and they take the labor services from India. It produce it and then export to different countries. वो बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ वो बनाती हैं, पहले बनवाते नहीं थे यहाँ से, मशीनें बनाकर। अब वहाँ मशीन चलाने वाले ही हजारों रुपए लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर इंग्लैंड में वो हजारों रुपए ना दें, तो वहां पर जो एक बन भी आता है, वो 300 रुपए का तो बन आ रहा है वहां, तो लोग खाएं क्या? हायर सर्विस, बहुत हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है दूसरे कंट्रीज में। ऐसा आप ना समझिए कि यूएसए सस्ता है। तुम वहां 10 लाख भी कमा लोगे तो तुम्हारा बहुत सारा पैसा 50% तो रेंट पे ही चला जाएगा। रेंट ही, इट इज सो हायर। रेंट आपको 1 लाख से कम में तो कहीं मकान ही नहीं मिलेगा। और बाकी सर्विसेज में बता रहा हूं कि आपको छोटे छोटे मेडिकल में भी लाखों लाखों रुपए लगेंगे। आप देख सकते हैं, समझ में आ गई बात आपको? तो इस तरीके से बदली जाए। देखो, कॉलोनी रूल में अपोजिट ट्रेंड था इंडिया में, हम सिर्फ कच्चा माल देते थे, बनाते कुछ नहीं। बात समझ में आ गई? आगे देखिए। नाउ द ट्रेड क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री एंड स्प्रेडेड एट वर्ल्ड लेवल एट एमएनसी। सो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, trade crossed the boundary and now जो ट्रेड ड्यूटीज हैं, these were, ट्रेड क्रॉस कर दिया। अब मैं आपको बात बताता हूं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, कुछ चीजों पे हैवी एक्साइज ड्यूटी है। जैसे मैं ये सब सामान मंगा रहा हूँ, ये चीज़ के हैवी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो बहुत नॉमिनल एक्साइज ड्यूटी पे आ जाती है।
तो वो चीज करते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं? एफटीए। एफटीए का फुल फॉर्म क्या है श्रेया? पलक आप बताइए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लोग एक देश से दूसरे देश के बीच आजकल एफटीए साइन हो रहा है। सो नाउ डिफरेंट कंट्रीज साइन एफटीए। एफटीए का क्या मतलब है कि these आइटम्स आर फ्री टू मूव विद इन इंडिया एंड इंग्लैंड। अभी इंडिया और इंग्लैंड ने रिसेंटली 15 दिन पहले एफटीए साइन किया था, उनकी पूरी टीम आई थी 100 लोगों की। तो डिफरेंट कंट्रीज आर म्यूचुअली साइनिंग एफटीए, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दैट मींस नो एक्साइज ड्यूटी, और जो भी आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी इज टेकन बाय एनी कंट्री ऑन अदर। समझ में आ गई बात आपको? तो लिखो इस चीज को। नाउ डिफरेंट कंट्रीज वो क्या बताएंगे, पूरा एफटीए नहीं है ऑन सर्टेन आइटम्स, सर्टेन कमोडिटीज, सब पे नहीं, सर्टेन कमोडिटीज, ऑन सर्टेन कमोडिटीज आर साइनिंग एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो उससे क्या हो जाएगा? क्या चीजें चीपर हो जाएंगी? चीपर हो जाएंगी, कंज्यूमर का फायदा है। ट्रेड एग्रीमेंट, जो वो ज्यादा बनाते हैं उस पर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, जो हम ज्यादा बनाते हैं वो उस पर वो नहीं लगाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन तो आपको जो भी है कोई जिससे वो लें, ऐसा नहीं होता है। इंग्लैंड ने यहाँ की कंपनी से ऑर्डर किया, अब यहाँ पर जो रेट है वो कंपनी से बात कर लेगी, देश से बाहर जाने का पैसा सरकार नहीं लेगी बस। बाकी तो म्यूचुअली वहाँ की कंपनी यहाँ की कंपनी से, सरकार थोड़ी ना खरीदेगी। बस सरकार ने कहा कि हम टैक्स नहीं लेंगे। बाकी जिसको जहाँ लेना कपड़ा लेना है तो वहाँ 100 कपड़ा व्यापारी हैं, यहाँ भी 100 कपड़ा व्यापारी हैं, तो यहाँ से वो अपना बातचीत करके ले जाएंगे। ये है कि समुद्र तट को छोड़ने के बाद कोई पैसा नहीं लेगा। एफटीए का मतलब समझ में आ गया? बाकी जो जिसका प्राइस हो वो ले। कंज्यूमर टू कंज्यूमर डील, फैक्ट्री टू फैक्ट्री डील, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरवीन इन। बोलो बात समझ में आ गई? आगे देखो। तो जो एमएनसी एमएनसी कंपनी का क्या मतलब है? एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज आर कंपनीज विच ऑपरेट साइमल्टेनियसली इन मैनी कंट्रीज। वो क्या करती हैं? अलग अलग कंट्री में वो एक साथ ऑपरेट करती हैं। वही लेस यहाँ भी ऑपरेट करती है, दुबई में भी ऑपरेट करती है, और नेपाल में भी ऑपरेट करती है। नेपाल का चिप्स तुम लेस का खा लोगे तो मुंह से निकाल के थूकी दो, और वही दुबई का खा लोगे तो कहोगे इंडिया में तो बेकार ही बना रहा है। तो जब दुबई से हमारे मामा लाते हैं वही लेस, तो वो लेस खाओ, उनको मालूम है कि किस देश का कहाँ घटिया देना है, कहाँ सही देना। कंपनी वही है, बट एमएनसी जो जहाँ का टेस्ट है वो वहाँ का टेस्ट है, वहाँ 435 रुपए का ले, यहाँ 10 रुपए का बेच रही, और वही भूटान में 3.5 रुपए का बिक रहा है। तो उनको मालूम है कि घटिया आलू से भी बना रही है। सो सेम कंपनी साइमल्टेनियसली, हमारे यहाँ की बहुत सारी चाय है, जो अच्छी चाय है वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाती है, हम लोगों को कभी स्वाद नहीं मिल पाता। हम 200 रुपए किलो वाली चाय पीते हैं, जबकि 4000 वाली तो एक्सपोर्ट ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो कंपनी क्यों करेगी? और दूसरे देश में रिच है, वहाँ हाथों हाथ खरीदेंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? MNC are the companies which simultaneously operates in many countries. बोलो बात समझ में आ गई? मल्टीनेशनल नाम ही है। So MNC are the companies which simultaneously operates in, देख लो, ऐसी जो कंट्री होती हैं, दे प्रोड्यूस आइटम्स समवेयर एंड सेल समवेयर एल्स। ठीक है, दे पिक अप रॉ मटेरियल फ्रॉम समवेयर। अगर इंडिया में लेस बन रहा है तो वैसे तो इंडिया से ही वो लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं जहां बन रहा है। तो मैं यदि एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है और कहीं से भी लेस लेते हैं, ये भी चीज। ठीक है, दे पिक अप रॉ मटेरियल फ्रॉम समवेयर, मैन्युफैक्चर इन समवेयर and sell at somewhere places. ये अलग। They have many outlets throughout the world. हो सकता है मैकडॉनल्ड्स के 8000 से ऊपर आउटलेट्स और भी ज्यादा हो सकते हैं। So, इसलिए सच कंपनीज क्या करती हैं? ठीक है, पिक अप
रॉ मटेरियल फ्रॉम वन कंट्री, जहां से उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगे, सबको वो काउंट कैलकुलेट करती हैं, ठीक है। प्रिपेयर फाइनल प्रोडक्ट इन सम अदर कंट्री एंड सेल कहां करेंगे? थ्रू आउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सभी जगह सेल करना, एंड सेल थ्रू आउट द वर्ल्ड। चलिए, आप जब बाजार जाते हैं तो आपको कई कंपनियों के सामान एक ही आउटलेट पे दिख जाते हैं, ठीक है। सो एमएनसी क्या क्या चीजें देखती हैं? दे सीक फॉर चीप अवेलेबिलिटी। दे, उनका ध्यान किस पर है? चीप लेबर, लेबर चीप होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, सबसे इंपॉर्टेंट। नहीं तो कंपनी जरा इधर उधर किया, यहाँ अगर लेस खराब भी निकल गया तो गवर्नमेंट कहती ठीक है, इतना 1000 1 लाख का दे दो। वहाँ अगर अमेरिका में निकल गया, चाइना की और फ्लेक्सिबल पॉलिसी है, चाइना में कहते हैं जब तक कोई मर ना जाए तब तक ठीक है। तो वो लोग जमीन से जो ड्रेनेज, गटर का तेल निकाल के भी चीज, वो परमिट है उनको बनाते हैं। जमीन उनका गटर ना, तो वो होटल का अलग गटर बह रहा, उसमें तेल फ्लोट कर जाता है। अभी तुमको वीडियो दिखाएंगे तो तुमको पता चल जाएगा कि वहाँ दूध का पाउडर सबसे घटिया चीज भी, अगर जब तक कोई मरे ना तब तक सब सही है, और कोई पर सजा हो तो तुम अपनी सजा किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो। हाँ, मृत्यु की भी सजा किसी को पैसा दे के तुम मेरी जगह हैंग हो जाओ, ये चाइना की है। तो चाइना की सबसे फ्लेक्सिबल मार्केट पॉलिसी है, और इस वजह से वहां बाढ़ आ गई थी, सब एमएनसी भागी। तो अल्टीमेटली जो असली फैक्टर था वो किस चीज का था बताओ? फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट पॉलिसी। और चीप लेबर तो चाइना जैसा कहीं नहीं। तुम सोचोगे ये हाथ है कि मशीन, कभी देखा तो होगा ना वीडियो में चाइनीज। तो इस तरीके से, एंड फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब आगे देखिए, एमएनसी एम ओनली फॉर प्रॉफिट मेकिंग। तुम ये ना सोचो ये किसी देश की कोई समाज सेवी संस्था है। दे डू नॉट एम फॉर पब्लिक वेलफेयर। ऐसा तुम्हें लग रहा है क्या? इवन दे डू नॉट एम फॉर लेबर वेलफेयर, ठीक है। सो किसी के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? सिर्फ ओनली फॉर। सो एमएनसी एम फॉर प्रॉफिट मेकिंग। एमएनसी सबसे ज्यादा काम करेंगी, अपने लेबर्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगी। अल्टीमेटली लेबर स्ट्रेस में रहेगा। जो एमएनसी पे काम करेगा, अगर कोई तुम्हारा साथी हो या परिवार में हो, तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि अगर आप उनको 3 गुना काम दे रहे हो तब वो आपको 1 गुना पेमेंट देती है। ये बात तुम्हें मालूम है? तुम्हारा ये उनका रूल है। आपको 1 पार्ट आपको देंगे, 2 पार्ट आपको देंगे, 3 गुना प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट गिरा तो सैलरी गिरी, ऐसा। अगर नहीं दे पा रहे हो, प्रॉफिट नहीं देखती हूँ, तुम वहां हो तो तुमसे 3 गुना प्रॉफिट आना चाहिए। सो एमएनसी वर्क एम्स फॉर प्रॉफिट मेकिंग। अगला देखो, एमएनसी एम फॉर प्रॉफिट। नेक्स्ट इज many of the top MNC have wealth exceeding the entire budgets of developing countries government। MNC के पास चाहे फोर्ड की कंपनी हो या तुम और भी ऐसे देखते हो कि बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, टेस्ला के इलॉन मस्क हैं, इन सब का जो अपना टर्नओवर है, कंपनी का जो पैसा है, ये 8-10 कंट्रीज से ज्यादा है टोटल जीडीपी से। समझ में आ गया कि नहीं? सो मैनी एमएनसीज, कैसी एमएनसीज बताइए? मैनी एमएनसी। अभी आप समझिए
कितने 8,000 करोड़ रुपए पर मंथ का इंडिया ने इलॉन मस्क को बोला कि तुम हमारे यहाँ काम करो, वो एग्री भी हो गए। अब यहाँ के एआई पे इलॉन मस्क काम करेंगे, 8,000 करोड़ प्रति महीना उनको इंडिया दे। वो जबकि खुद ही इतनी बड़ी कंपनी है उनकी, उनको जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो काम तो करेंगे ही, तो वो इंडिया के लिए करेंगे। सो मैनी एमएनसीज हैव, देखो हैव टोटल, उनका जो टोटल टर्नओवर है या एसेट है वो कितना है, देखिए हैव वेल्थ, टोटल वेल्थ की बात की जा रही है, मोर देन, ठीक है, फ्यू कंट्रीज ऑफ जीडीपी। जीडीपी इसकी मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल कौन सा है, जो फोर्ड एक एमएनसी है, फोर्ड कार मेकिंग एमएनसी अमेरिका की है, और अभी इलॉन मस्क ने भी अपनी एक कार निकाली 50 लाख की आ रही बाजार में, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाली है, बेंगलोर से शुरू हुई है, लॉन्च हुई है। तो फोर्ड हो गई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला, ये सारी कंपनियां हैं जो फोर्ड कार है, कार मेकिंग कंपनी, अमेरिका की कार। बहुत सारे लोग यहाँ फोर्ड चलाते भी हैं, दोनों कंपनी, एयरक्राफ्ट मेकिंग भी बहुत सारी कंपनी, बोइंग एमएनसी, बोइंग देखा है ना। चलो अब देखो नाउ, जो फोर्ड अमेरिकन कंपनी है, इट इज स्प्रेड, इट्स प्रोडक्शन इज स्प्रेड ऑन 27 कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। 26 देशों में अपनी कार बनाता बेचता तो हर देश में। सो फोर्ड जो है कार प्रोड्यूसिंग कंपनी मेक्स कार in 26 countries। चल तो सभी देश में होती है, सभी जगह मीट हो गया। अब देखिए when MNC produce, समझ में आई, when MNC produce a product in some country, they escape them some from एक्सपोर्ट ड्यूटी या टैक्सेस, उनके ऊपर ट्रेड टैक्स लगेगा। वो अगर वो हमारे देश में ही बना रही है तो वो तो यहाँ आ गई, रॉ मटेरियल का उसने टैक्स दे दिया, रॉ मटेरियल पे जैसे कुछ लोहे पे क्या टैक्स लगेगा, कोई देश ज्यादा लगाएगी, लेकिन जो प्रिपेयर्ड चीज पर तो बहुत टैक्स हो जाएगा। तो उसने 2 रुपए का लोहा लाया, लेकिन 2 रुपए से उसने 200 की चीज बना दी, तो 200 की चीज जो यहाँ के कंज्यूमर को बेचेगी वो तो टैक्स फ्री होगी, और वहां से कोई कार अगर आएगी तो उस पर तो हायर टैक्स लगेंगे, यहाँ के लोग खरीदेंगे नहीं। तो इसलिए फोर्ड यहीं पर बेंगलोर में भी मैन्युफैक्चर कर रही, उसका आउटलेट है, बड़ी मात्रा में बना रही, और यहाँ के लोग धड़ाधड़ खरीद भी रहे हैं। पहले जब अमेरिका से सीधी स्टीमर पे फोर्ड लटक के आती थी तो वो यहाँ के लोग खरीदते ही नहीं थे, क्योंकि उसका दाम दुगना हो जाता, क्योंकि बनी बनाई कार पर तो बड़ी ट्रेड ड्यूटी लगेगी, और यहीं बन जाए और यहीं बिक जाए तो मुनाफा कंपनी को, वो तो ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा ना पैसा, और लोगों को भी सस्ता, तो इसलिए ऐसा। और चीप लेबर, सबसे बड़ी चीज क्या है, चीप लेबर। किसी कार में दब के कोई मर गया, कोई पूछने वाला नहीं, और वहां जरा सा खरोच आ गई तो खरोच दिखा कर सकता ये चीज। सो इसका मतलब तुम समझ गए कि नहीं। सो मैनी कंट्रीज क्या करती हैं, एमएनसी मेक सम प्रोडक्ट, इतना तुम्हें समझ में आ गया, सिर्फ ट्रेड ड्यूटी से या एक्साइज ड्यूटी से, सीमा शुल्क से बचने के लिए ऐसा। अब देखिए नाउ, फॉरेन ट्रेड का क्या मतलब है, कनेक्ट्स डिफरेंट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर, फॉरेन ट्रेड, एंड इट इज डेल्ट बाय FTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फॉरेन ट्रेड को कौन डील करता है, जब भी 2 देश आपस में व्यापार करते हैं, देन दे आर अबाइडेड बाय रूल्स ऑफ WTO। फॉरेन ट्रेड तो समझ गया ना, एक इंटरनल ट्रेड होता है, डोमेस्टिक ट्रेड। सो लिखो, डोमेस्टिक ट्रेड किसके द्वारा होता है, ट्रेड इज अबाइडेड बाय, ठीक है, लॉज ऑफ कंट्री, जो किसी देश के
लॉज होते हैं, लेकिन जो फॉरेन ट्रेड है वो किसके द्वारा होता है? अबाइडेड। फॉरेन ट्रेड इज अबाइडेड बाय इंटरनेशनल लॉ। जो कौन देखता है बताइए? इंटरनेशनल लॉ which is looked after by World Trade Organization. World Trade Organization, New York. Okay. देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज आर प्लेइंग ए ग्रेटर रोल इन ग्लोबलाइजेशन। अगर एमएनसी ना हो तो लोग ग्लोबलाइजेशन करें ही नहीं। अगर इंडिया में मार्केट खुल भी जाए तो दूसरे देश से मंगाना इतना वो नहीं है, समय लगता है, टाइम टेकिंग, एक महीना लग जाता है। जिसको आज की जरूरत है, आसान है क्या कि किसी शिप पे लग के आए, यही है तो आपके हर आउटलेट में अवेलेबल होगी। और अगर तुम्हें बाहर से मंगानी होगी तो यहाँ आउटलेट पे नहीं अवेलेबल होगी। पहले से कौन लेके रखेगा, क्योंकि वो हाई रेट पर होगी। MNCs are making possible globalization, and it is possible due to fast communication network, internet, and the fast transportation system. ये इन सब चीजों की वजह से संभव हो सका है ना। क्यों आज चीज जल्दी आ जा पा रही है? क्यों आप जगह जगह के प्रोडक्ट एक ही जगह ले पा रहे हैं? That is, देखो कि रॉ मटेरियल आता है सर, शिप से ही आता है। शिप से जो भी कहीं पर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे चीपर है। या तो शिप से आ सकता है, ट्रेन तो इंटरकनेक्टेड नहीं है। क्या इंटरनेशनल ट्रेन हैं कहीं पर? और अगर एयरक्राफ्ट से आएगा तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। एयरक्राफ्ट से कैसे भारी भारी चीज़ें आ पाएंगी? तो हर चीज़ जो छोटी छोटी है, गेहूँ चावल, ये सब शिप में 6-6 मंजिल तक शिप। अगर तुम देखो तो एक शिप में इतना गेहूँ भरा जा सकता है कि कई ट्रेन एक शिप में आ जाना। तुम सिर्फ डालते हुए देखो, अगर वीडियो तुम्हें दिखाऊंगा हैरान हो जाओगे। और कई ट्रक गेहूं चूहे खा जाते हैं। मतलब बहुत सैनिटाइजेशन करने के बाद भी जितनी देर में उसमें अगर ट्रक में वो गेहूं डाला जाएगा, उतनी देर में कई ट्रक गेहूं पक्षी खा जाएंगे, चुग भी जाए। वो हैरान करने वाले वीडियो। समझ आ गई बात? डालते डालते चुग जाते। तो इस तरीके से कहा गया है कि इंफॉर्मेशन एंड मल्टीनेशनल। अब अगली चीज देखो, मल्टीनेशनल कंपनीज। और क्या चीज? मल्टीनेशनल कंपनीज। और इसके अलावा संचार की जो व्यवस्था है, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन। कभी तुम लोगों ने ऐसे खोला है अमेजन को? अमेजन फ्रांस, अमेजन जर्मनी से नहीं खोला, खोल के देखो, तब तुमको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल अलग ही चीज दुनिया दिख जाएगी ऐसा। उसी में बगल में कंट्री का लोगो है, उसको खोल के तुम बस कंट्री सेलेक्ट कर लो। बाकी हर एक में फिर ट्रेड ड्यूटीज भी लिखी रहेगी, इसमें इतना पैसा लगेगा, इतने। सवाई कार्ड भी देखेगा जब तुमको डिलीवर करेगा, तुम्हारी पहचान भी दिखेगा, तब होता है। तो वही अमेजन वो सिंगल है, एक पोर्टल है। वो चीज क्या है? दैट पोर्टल सर्व्स यू, कैटर्स टू कई चीज तो हम जान ही नहीं पाते। ये मल्टीनेशनल। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? सो दैट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज प्लेड ए मेजर रोल, हैज प्लेड अ मेजर रोल। किसमें? इन ग्लोबलाइजेशन। दो की वजह से हो पाया। एमएनसी भी होती है, कम्युनिकेशन ना होता तो हो पाता क्या? कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। यहाँ की चीज जो तुम रिपोर्ट रात को सबमिट करते हो वो पहुंच जाती है जब मैकडॉनल्ड का मेन हेडक्वार्टर है वहां पहुंच, कितना कहाँ बिका। सो इसलिए इन ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वीकरण है उसमें एमएनसी का बहुत बड़ा योगदान है। अब जरा देखिए, बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एमएनसी वो कंपनी है जो जगह जगह की सरकारें बनाती भी हैं, बिगाड़ती भी हैं। अगर यहाँ गूगल है
तो मोदी जाके गूगल से बात करेंगे, गूगल मोदी से बात करेगा, क्या गूगल को तुम ये रिलैक्सेशन दोगे? अगर दोगे लो 10,000 करोड़ लो, लड़ो चुनाव, जगह जगह अपनी कारें बिछवा दो। ये चीज होती है। गूगल क्या कह रहा है? गूगल के चंदे की कमी नहीं है। जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट भी इंडिया में है, माइक्रोसॉफ्ट के पास मोदी जाएंगे, हमें तुम इतना चुनावी चंदा दे दो, ऐसे ऐसे कर दो। या गूगल में वही वीडियो चलाना जिसमें मोदी का नाम आता, मोदी ऐसे चलवा देना। हम जैसे ही आएंगे हम तुम्हारे ऊपर से सारे टैक्स हटा देंगे, तुमको कुछ नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कर दोगे। बस वो अब गूगल में राहुल गांधी के हटा ही देगा यूट्यूब से, मोदी के चलवा देगा। और तुम वहाँ 4 दिन में जब मोदी तो बहुत अच्छी। ये कंपनियां सरकारें बनाती भी है, बिगाड़ती भी, इन पर हमेशा ऐसे ऑब्जेक्शन निकलते जाते हैं। कुछ एनडीटीवी के पत्रकार हैं, रविश कुमार हैं या और है, उनके व्यूज कुछ भी बोले देश विरोधी, वो 4 लाख 10 लाख पहुंच जाते हैं। वो मैनिपुलेट करते हैं गूगल को। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनका जो टोटल वेल्थ है वो कई कंट्री से ज्यादा है, इवन इंडिया की जीडीपी से कई ज्यादा है। 36 ट्रिलियन इकोनॉमी यूएसए की है, 19 ट्रिलियन चाइना की, 5 ट्रिलियन पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आप समझ जाइए। तो 36 से भी ज्यादा इलॉन मस्क की, बगल में खड़ा होता है ट्रंप के। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है कि दे मैनिपुलेट इवन इन पॉलिटिक्स। एमएनसी क्या करती हैं? अपने फायदे के हिसाब से अपनी मर्जी की सरकारें जगह जगह बनवा रही हैं। नाउ अब देखिए, बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड। अब ये तो मैंने बाहर की बात की, अब इंडिया की बात करो। इंडिया में कब रिमूव हुए? मैं तो 1990 लिखा हूँ अपने हिसाब से, बुक 1991 कह रही, तुम्हारी बुक में भी लिखा होगा। दैट इज, ऐसा कहीं लिखा है कि क्या? बैरियर्स फ्रॉम फॉरेन ट्रेड, ठीक है। इट वाज रिमूव्ड टू लार्ज एक्सटेंट, रिमूव्ड कब किया गया? इन 1991। तो अब 1991 ही लिखा, इसको भी 91, ये तो मैंने अपनी मेमोरी के हिसाब से लिखा दिया कि जिस समय हमें मालूम है, लेकिन 1991 प्रिसाइज है, ठीक है। तो क्या हो गया बताइए? दैट इज इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू compete and इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स had to compete, किसके साथ compete करना पड़ा? had to compete with producers across the world। अच्छा, गांधी जी के बारे में क्या है? उन्होंने बोला था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सतत पोषणीय विकास। जो भारत के लोग हैं वो भारत में बनाए, भारत में खाएं, बाहर से हम नहीं रखेंगे। तो इंडिया ने बहुत समय तक 1947 से 1991 तक उनको प्रोटेक्ट रखा, क्योंकि हम लोग इतने तेज थे ही नहीं। क्या हमारे जुलाहे कपड़ा बनाते तो तुमको लगता है कि वो लंदन के कपड़े का मुकाबला कर पाते? वो इतने सस्ते कपड़े थे। खादी आज भी महंगी है, बात समझ में आ गई कि नहीं? खादी के कपड़े तो नेता पहन सकते हैं, इट इज सो कॉस्टली। तो 4,000 5,000 का एक कपड़ा या एक अटायर पड़ेगा तो उसको कोई पहन पाएगा क्या? तो इस तरीके से हमने बहुत समय तक प्रोटेक्ट किया, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और इंडियन प्रोड्यूसर भी अपना एक स्टैंडर्ड बनाने लग गए। तो फिर गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, उनको प्रोटेक्शन देना छोड़ दिया और बोला लेट यू डायरेक्टली कम्पीट विद वर्ल्ड। और उन्होंने अपना मार्केट सबके लिए खोल दिया। तो जहाँ 130 करोड़ कंज्यूमर हो तो फिर सभी चीजें इंडिया में आ गई। दो दीज वर कॉस्टली बट मास स्केल पर आई तो उन्होंने चीपर कर दिया और अपने जो सस्ते गुड्स थे वो इंडिया में इन्वेस्ट कर दिए। महंगे नहीं, महंगे कौन खरीदेगा? उनके सस्ते भी यहाँ महंगे हैं। तो ठीक है, ऐसा होने लगा। आप देखेंगे सबसे ज्यादा वॉलमार्ट कभी गई है कि नहीं? वॉलमार्ट में सबसे ज्यादा महंगे गुड्स हैं और उसके कंपैरिजन में डी मार्ट खुल गया इंडिया में। तो वॉलमार्ट वहाँ की कंपनी थी अमेरिकन, लेकिन अमेरिकन नहीं चल पाई क्योंकि इतने महंगे, कई वाटर बॉटल ही 1000 रुपए के ऊपर की रेंज की है और डी मार्ट वही 70-80 में मिल जा रही है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए आगे की बात देखिए। नाउ रिमूविंग बैरियर्स,
उदारवाद क्या कहते हैं? ये है कि वैश्विकवाद। अब तुम उदारवाद समझो, ये चीज क्या है? वैश्विकवाद, किसी चीज को ग्लोबलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन से तुम क्या समझते? एक अब लिबरलाइजेशन वर्ड है, रिमूविंग बैरियर्स फॉर फॉरेन कंपनीज इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। इसको कहते हैं उदारवाद। भारत में लिबरलाइजेशन कब आया? इट इज इन 1990। तो इस अब लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन देखो, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन बाय गवर्नमेंट, रिमूविंग बैरियर्स एंड लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, फॉर फॉरेन कंपनीज एंड अलाउ देम टू मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड इन इंडिया। बनाने के लिए भी उनको अलाउ करना और बेचने के लिए भी, इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। एंड अलाउ देम टू मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड इन इंडिया। मैन्युफैक्चर भी करना है और सेल करना इन इंडिया। सही है, सिर्फ इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में करना तो है, लेकिन जो यहाँ सामान बनेगा वो बाहर भी ले जा सकते हैं, नहीं कि यहाँ का यहीं बेचेंगे, यहीं के बेचने पे थोड़ी बना रहे हैं। तो उस चीज को क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। लिफ्टिंग रेस्ट्रिक्शंस, आप उनसे रेस्ट्रिक्शंस हटा दें, इट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। इट केम, ये कब आया? इन 1991 बाय यूपीए गवर्नमेंट। ठीक है, दैट इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, दैट इज कांग्रेस और उसकी पार्टियां थी, तो उसे प्रोग्रेसिव अलायंस उन्होंने बनाया। अब देखिए, now which organization is aimed to liberalize the globe? कौन सा ऐसा संगठन है जो विश्व में उदारवाद को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है? Which organization in world is aimed to liberalize the globe? करेक्ट, WTO। हर चीज में इसी के हम शुरू से बात कर रहे हैं। बात नहीं, क्वेश्चन तो आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बात की नहीं। कौन लिबरलाइज करना चाहता है? क्योंकि एक ही तो संगठन है। उसके सब टॉप लीडर से कितने बड़े बड़े लोग थे, सबको उन्होंने ओसामा बिन लादेन जी ने मार डाला। 2000 लोग, समझो जो वहां बैठते होंगे WTO में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। बाकी आपने मूवी वीडियो तो देखा ही होगा ना। सो देखो, प्री प्लान, फिर उसका भी एटबा बाद में अंत हो गया। नाउ तो देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन aims to liberalize the globe. It has its own charter. इसके अपने नियम हैं। It has its own charter, which is accepted by all countries of world. ठीक है? It has its own चार्टर। चार्टर एक लिस्ट होती है, चार्ट समझते हो? वैसे चार्टर होता है, विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल कंट्रीज ऑफ। सभी देश उसको स्वीकार करते हैं। अब जरा देखिए, ड्यू टू लिबरलाइजेशन क्या हुआ? ड्यू टू लिबरलाइजेशन इन ट्रेड, ट्रेड में उदारवाद आ गया। तुम अपनी चीज कहीं भी बेच सकते हो थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, बिजनेसमैन आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली
allowed to make decision freely about where they wish to export and import. About where they wish क्या तुम लोगों को इस बात की जानकारी है कि यूक्रेन और रशिया में वार हो रहा है? यस सर। तो यूक्रेन और रशिया दोनों गेहूं के कटोरे हैं, ये क्या है? अच्छा, आप दोनों एक दूसरे के गेहूं के कटोरे में आग लगा देंगे तो क्या प्रॉपर वहां पर एग्रीकल्चर हो पाएगा? लोग लड़ने चले जाएंगे, खेती कौन करेगा? खेती तो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। ऐसे में टर्की वहां पर से गेहूं मंगाता था। टर्की कहाँ से? यूक्रेन से मंगाता था, लेकिन अब तो वहां युद्ध हो गया। 2 साल हो गए इसमें। तो इंडिया से उसने मंगाया, 3 साल इंडिया से मंगाया। इंडिया से जब वहां गेहूं गया तो उसने एक ऐसा सैंपल पकड़ लिया, उसमें एक काला गेहूं का दाना था, एक काला गेहूं निकाला। उसने ढूंढ लिया, कैसे ढूंढ लिया? बोला ये तो रिजेक्टेड माल है, ठीक है। उसने बदनाम किया, लेकिन वो बढ़िया क्वालिटी का था। यहाँ से भी हम लोगों ने सारे चेकअप्स करके सुपीरियर चीज हम भेजते हैं। तो फिर अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो शिप से उसने डाइवर्ट कर दिए। सारा जाने का खर्चा तो चला ही गया, हमारा जाने का शिपमेंट का तो खर्चा गया, बहुत होता है। लोडिंग अनलोडिंग ही कितनी हो जाती है। ऐसे में हमने उस जहाज को टर्की से वहीं जो उसके बगल का एक देश था, अफ्रीकन कंट्री, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बगल में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, उसको हमने शिपमेंट कर दिया। वो हमसे वही माल 1.5 गुना दाम पर खरीदने को तैयार हो गया, जितना टर्की दे रहा था। तो उससे डबल रेट पे और इंडिया ने शिपमेंट कर दिया। और उसने बोला इट वाज वेरी गुड, हमारे यहाँ को मजा आ गया खाने में, इतना अच्छा मिलता है, ऐसा बोल दिया। टर्की को फिर जरूरत पड़ी, और इंडिया के इतने अच्छे दोस्त हैं कि टर्की को फिर कहीं से गेहूं मिला ही नहीं। उसने और 2-4 जगह से मांगा। फिर उसने कहा इंडिया से लेट अस नाउ हैव अनदर कंसाइनमेंट एंड वी विल एक्सेप्ट इट, ऐसा से करना। तो इंडिया ने कहा यस वी आर कमिटेड टू सप्लाई यू, बट एट दिस टाइम वी विल सप्लाई यू ब्रेड एंड नॉट गेहूं। तो ब्रेड तो 50 रुपए की 100 ग्राम मिलती है, हम बना बनाया ब्रेड बेचेंगे, वो गेहूं नहीं देंगे। और आज तक गेहूं नहीं देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? सो इट इज ट्रेड इज ऑल्सो कर्बिंग, ये एक हथियार है। ट्रेड इज ए वेपन, जो डिफरेंट कंट्री एक दूसरे में। अभी इंडिया और अमेरिका के बीच क्या हो रहा है? हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, सुनने में तो आता होगा। इट इज टैरिफ वॉर। आजकल वार वेपन से नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है? अगर तुम एक दूसरे का बिजनेस या वहां के लोगों की नौकरी छीनते हो, चीजें महंगी करते हो, बस तुम्हारा वहां राज, यही चीज तो हो ही रही। सो इट इज ऑल अबाउट दिस। जैसे मैंने बताया कि यहाँ के इलेक्शंस को कौन मैनिपुलेट करता होगा? एलॉन मस्क। लगता है कि हम लोग इनको दे रहे हैं, लेकिन वहां पैक्ट हो जाता है इतना इतना पैसा कैसे। गूगल में आ जाता है कि किसको वोट देना नहीं। ये नेपाल की पूरी गवर्नमेंट चेंज हो गई, सबके सांसदों के घर जल गए, सिर्फ उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया था? गूगल बंद कर दिया। तो लोगों का गूगल बंद करोगे तुम, यूट्यूब मेरा बंद कर दोगे, आग लगा दी वहां का जो वो था ना प्रधानमंत्री, वो भाग गया छोड़ देश। और उसकी जो वहां प्रेसिडेंट की वाइफ को जला, नहीं वो एक्स-पीएम की बात कर रहे हैं। एक्स-पीएम की वाइफ जला, बहुत ऐसी हालत है आजकल सब ये चलो। नाउ इन देखिए रिसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, देखिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट have taken special steps, have taken special steps। किसके लिए? That is to attract foreign companies। तुम क्या समझते हो? ये जो अडानी अंबानी देशी में व्यापार कर रहे हैं, कई जगह इनकी एविएशन इंडस्ट्री चल रही, कई देशों के पोर्ट इनके अंडर में। ये आप समझिए, ये जो स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल है ना, उसके आसपास इन्होंने पोर्ट ले रखे, उस पर टैक्स लेते हैं, बहुत पैसा ही कमा रहे हैं। सो अब
यूपी में जब एक ऐसा समिट होता है, ट्रेड फेयर, वहां बहुत सारे लोग आते हैं विदेशों से, हर एक देश का मुख्यमंत्री अलग अलग ट्रेड समिट कर रहा है कि हम तुमको इतना गवर्नमेंट पॉलिसी में रिलैक्सेशन देंगे, उतना देंगे, और लोग ललचा जाते हैं कि यूपी इतना रिलैक्सेशन दे रहा है, तो फिर क्या होगा बताइए। अगर रिलैक्सेशन मिलेगा तो वहां पर बहुत सारी एमएनसी आएंगी, बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं। और नैनो कार के बारे में तुम जानते हो, टाटा लखटकिया 1 लाख रुपए की कार लगाई थी, और उसने सबसे पहला जो प्रोजेक्ट लगाया वो कहाँ लगाया, बंगाल में। ठीक है, 1 लाख रुपए की जो टाटा नैनो आई थी ना, मारुति से रिसर्च थी। तो अब बंगाल में क्या चलता था, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। तो सीपीआई क्या करती है, वो वर्कर्स पार्टी, जैसे रशिया में नहीं होता है कि सोशलिस्ट, हम वर्कर्स हैं, अमीरों को मार डालो, उनका पैसा लूट लो, यही सब तो सोशलिज्म है, कम्युनिज्म तो यही है ना। तो वो सीपीआई की वहां गवर्नमेंट थी। तो उसने क्या किया, लगते ही 4 दिन में हड़ताल कर दी और बोला हमारे अभी कंपनी शुरू नहीं, हमें इतना वेतन चाहिए, उतना वेतन चाहिए, हम काम नहीं करेंगे, इतना कम काम करेंगे। और हड़ताल इतनी बुरी हुई कि उसको रात वहां से अपना पूरा प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। गुजरात शिफ्ट करने पे इतना घाटा हो गया कि फिर नैनो चली। कंपनी का एक वो लिमिट होता है, दूसरे चीज का पैसा उसमें थोड़े डालेगी। और तब से लोगों ने सबक ले लिया। अभी 20 साल हो गए, 20 नहीं 15 साल हो गए, तब से बंगाल में किसी एमएनसी ने या किसी बड़े ब्रांड ने अपना आउटलेट नहीं बोला यहाँ के लोग ऐसे हैं तो हम क्या करें। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं। तो गवर्नमेंट बहुत इसमें स्ट्रिक्ट है कि फॉरेन पॉलिसी, उसे प्रोटेक्शन देना पड़ेगा किसी कंपनी को। समझ में आई बात कि नहीं। ऐसा नहीं तो अगर चली जाएगी कंपनी तो तुम्हारे देश का तो सारा व्यापार बंद हो जाएगा। अगला देखिए। So there are visible impacts on Indian economy due to globalization. अब क्या हो गया है, a lot of foreign companies have invested in different sectors of economy. तो क्या ग्लोबलाइजेशन का हमको कुछ फायदा है? Yes, because due to globalization क्या होगा, we get jobs, it creates employment. Employment तो create होता ही है, ठीक है, और turnover of money भी होता है, और इकोनॉमी रनिंग होती है। तो हमें क्या फायदा, ये जरा देखिए कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन a lot of foreign companies invest in different sectors of India. बोलो क्या चीज है, कुछ गड़बड़ करके कुछ है ना, इसको ठीक कर दीजिए। हाँ बोलिए, गलत पोछा तो नहीं है, गलत में चल गया ना। ऐसा है तो बताओ, नहीं उसको ठीक करवा। ये लोग हंसे, इसका मतलब गलत को अच्छा लगा। सर एक्चुअली वो लॉट लिखा था इसमें। हाँ, इसको ठीक कर देंगे। लॉट सर सही है, ये लोटा नहीं, शुरू में ऐसा होता था। वो यहाँ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो वहाँ चित्र बनाए कि उसमें क्या हुआ कि शुरू में टॉयलेट तो होती नहीं थी, तो वहाँ पर उसमें दिखाया कि एक जो पैसेंजर है वो लोटा लेके उतरा, उसमें लिखा हुआ, उसको याद हो गई होगी वेजिटेरियन। तो वो जब बाहर गया, उतनी देर में ट्रेन चल दी, तो पहले की वो सुविधा वहाँ पर वो अभी भी मेमोरी लिखी गई कि ऐसी हमारी इंडियन ट्रेन बहुत बड़ी के साथ है, बहुत इंटेंस अच्छी चीज है। अब ये देखो, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडिया, कहने का क्या मतलब है कि अगर तुम आज कहीं पर फोन करते हो कि हमारी वॉशिंग मशीन खराब है, तो जो फोन उठाने वाला व्यक्ति होगा वो इंडियन ही होगा, चाहे तुम वर्ल्ड के किसी भी कोने में। इस चीज को कहते हैं कॉल सेंटर। द कॉल सेंटर ऑफ वर्ल्ड इज रन बाय इंडिया। पूरी दुनिया में अगर कहीं पर भी वीडियो कुछ भी हो रहा है, तुम्हारा कहीं भी सर्विस है, कॉल सेंटर पे इंडिया का होगा। इंडियंस आर मल्टीलिंगुअल बाय नेचर, बाय बर्थ।
5 भाषा तो लेके पैदा होते हैं, उनको 4 भाषा और सिखा दो। ऐसे लोग होते हैं, दे आर इजी लर्नर और लेस पेड है, रात रात काम करने को तैयार है, और उनको उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बस खाने के लिए 10,000 चाहिए। बड़े बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े अच्छे पढ़े लिखे भी 10,000 में काम कर रहे हैं। वहाँ की तो नैनी 8,000 लेती घंटे का, जिसे कुछ ना आता, और या पूरा बिहार का पढ़ा लिखा व्यक्ति सस्ते में काम कर देते। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? दुबई में हमारे ज्यादातर इंजीनियर जो उनकी रिफाइनरी चल रही, हमारे लोग ही काम कर रहे हैं, और उनको जमीन के नीचे बैरक्स में लिटाया जाता है। जमीन के नीचे होता है, उसमें एक साथ सफोकेशन की वजह से कई बार 200 वर्कर मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ के लोगों से पूछा जाता है कि डेड बॉडी चाहिए कि 40 लाख, तो यहाँ के लोग कहते हैं 40 लाख दे दो, डेड बॉडी लेकर। तो इंडिया में इतना चीप है, और दूसरे देश से अगर वो करें तो उनको डेड बॉडी स्पेशल विमान से भिजवानी। इंडिया को कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई लेबर लॉ नहीं, कुछ नहीं। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसलिए अब बन रहे हैं अब प्रोटेक्शन। जो अर्लियर जो हमारे रूलर्स थे या हमारी जो पार्टीज थी, उन्होंने दूसरों के हितों में काम किया, उन्होंने राष्ट्र के हितों में काम नहीं किया। अब तुम देख रहे हो कि बाहर कुछ भी फंसे होते हैं, कहीं यूक्रेन में होते हैं, तो हम लोग बुलाते हैं उनको किसी तरह से। पहले कभी ऐसा सुना था कि बाहर कोई फंसा है तो कोई आता था अपने देश में? अब इंडियंस को इंडियन समझा जाता, बुलाया जाता, पहले कोई करने वाला नहीं था। सो वी आर नाउ वर्किंग टुवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ इंडियंस। अगर इंडियन लेबर्स हैं तो उनके लिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। कोई किसी को फांसी की सजा भी होती है, तो तुमको मालूम है कुछ ऐसे केस में उससे भी बचा के ले आते हैं अपने व्यक्ति को। बहुत जगह ऐसा हुआ है, जैसे पाकिस्तान में एक को फांसी हुई थी, उसको हम बचा के ले आए। और एक ऐसा कौन सा यमन में एक लेडी को वो हो गया था, उसने अपने हस्बैंड को मार दिया था, तो उसको भी बचा के ले। उसने उसका इस्लाम में परिवर्तन कर दिया। इंडिया ने बोला कि हम कुछ भी हो, कहेंगे हमारे लोग को तुम नहीं मानो। बोलो बात बड़ी है कि नहीं? उसके लिए हमने पूरी इंटरनेशनल कोर्ट भी ऐसी यूएन में, वो हमने नहीं लिखा, तो वो भी है इंटरनेशनल कोर्ट तक हम जाते हैं, कुछ भी होता। चलो इतनी बात तुमको समझ में आ गई? नाउ दैट इज, ये क्या करता है बताइए? डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडिया इट क्रिएट्स जॉब फॉर इंडिया। इट ग्लोबलाइज क्या करता है? क्रिएट्स जॉब। ओके, एंड opportunities for many people of India. Globalization has benefited well of customers, also produce with skills, education and wealth. Many small producers and workers have suffered due to competition. कभी-कभी ये competition इतना हो जाता है कि beyond reach of small producers, तो small producers कई बार बैठ जाते हैं। ये ब्लिंकिट के आने की वजह से ही जो राशन के और किराना के शॉप हैं, अब इनका प्रोडक्शन कम हो गया है। जो लोग पहले जाते थे सरदारपुरा में सामान खरीदने, अब अमेजॉन और इसकी वजह से, फ्लिपकार्ट की वजह से कम लोग जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है? द वेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स एंड द वेल्दी प्रोड्यूसर्स ऑलवेज गेन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। बट द क्या होता है? द ये लेस रिच प्रोड्यूसर्स होंगे, लेस वेल्थ, दे डू नॉट कम्पीट विद देम एंड अल्टीमेटली आइदर दे मर्ज विद देम, या तो वो उनके साथ मर्ज कर जाते हैं, अदरवाइज दे क्विट द फील्ड। बोलो बात समझ में आ गई? ये अच्छा नहीं है, कुछ चीजों के लिए अच्छा है, कुछ चीजों के लिए बुरा भी तो है। इस चीज को लिखो कि ड्यू टू इन ग्लोबलाइजेशन, इसके प्रॉस एंड कॉन्स लिखो। इन ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जो वेल ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो बेनिफिटेड हैं, आर बेनिफिटेड। और कौन बेनिफिटेड है? इट ऑल्सो बेनिफिट्स वेल्दी प्रोड्यूसर्स। वेल्दी प्रोड्यूसर्स को मुनाफा देती है और एमएनसी को। वेल्दी प्रोड्यूसर कह रहे हैं जो एंड एमएनसी को भी देती। बट जो ऐसा क्यों करती है? एज दे प्रोड्यूस विद
हाई स्किल्स एजुकेशन भी इसमें रहेगा, और क्या रहेगी, एंड वेल्थ। वेल ऑफ का मतलब क्या होता है? अच्छा करने वाले, खूब संपन्न लोग, एंड वेल्थ। हाउएवर द स्मॉल प्रोड्यूसर कुड नॉट सर्वाइव इन दिस केसेस। हाउएवर इट इज नॉट गुड। सर्वाइव नहीं कर जाते, कई बार ऐसा होता है कि वो उनके साथ मर्ज हो जाएंगे। Sir, wealthy producers and MNC as they क्या बताया? As they produce with high skill education and wealth, उनका क्या है कि लो कॉस्ट चीज बना देते हैं, वो एडवांस टेक्निक का यूज करेंगे। कहीं से कुछ मंगाएंगे, पैसा बहुत है तो वो कॉस्ट एफिशिएंट चीज बना देंगे। लेकिन जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, कई बार एमएनसी ये भी करती है, किसी को हटाने के लिए बहुत चीपर रेट पर ले आएगी। जैसे लेस चलाना है तो वो 2-2 रुपए की भी देगी, फ्री भी देगी लोगों को लेस। लेकिन छोटे प्रोड्यूसर ऐसा कर पाएंगे क्या? शुरू में मैगी स्कूलों में बांटी गई, हर हफ्ते हम लोग सैटरडे इसलिए स्कूल जाते थे क्योंकि मैगी का पैकेट फ्री मिलता था। और उसने ऐसी आदत डाली कि लोग खरीद खाने लग गए, तो फ्री में भी दी, फिर चीपर रेट रखा, और जब आदत पड़ी तो हम लोगों ने भी खूब मैगी खाई। लेकिन अब सस्ती है तब ज्यादा महंगी। ऐसा समझो कि एक बार अगर आदत, चाय यहाँ के लोग पीते ही नहीं थे इंडिया को, तो पहले पिलाई गई, जब आदत पड़ गई तो फिर बिकना शुरू हो गया। तो इस तरीके से जो बाहर से एक्सपोर्ट होकर के चीजें आती थी, ऐसा किया। ठीक है, आगे देखो। देखिए, फेयर ग्लोबलाइजेशन से तुम क्या समझते हो? क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। For all and ensures benefit for all। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कॉलोनियल रूल चला गया तो ऐसा है नहीं। बहुत सारी चीज आपको मालूम है, जो लेबर की जो कंपनी है, लेबर सेंट्रिक थी, वो चाइना छोड़ रहा है। चाइना बहुत आगे अब इंजीनियरिंग में निकल चुका है, तो वो नहीं सोचता है कि लेबर सेंट्रिक सब लोगों से कहता है जाओ हमारा देश छोड़ के, अब इंडिया को देखो वहाँ लेबर बहुत है, हम हाई फाई जो कंपनी है, मशीन बनाएंगे, ये करेंगे, उनके क्षेत्र में अब अपने लोगों को इन्वेस्ट कर रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से, और जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरा अफ्रीका एक्सप्लॉइट हो रहा है। अफ्रीका में वहीं के लोगों से वो डायमंड खुदवा रहे हैं, गोल्ड खुदवा रहे हैं, कोल खुदवा रहे हैं, अपने देश ले जा रहे हैं। वहां उन्होंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को पैसा दे दिया है, बोला सब तुम्हारे यहाँ का, लेकिन जो जनता है, जो सेना है, वो मार के यूरोपियंस को भगा रही है। समझ में आ गई बात कि नहीं? क्योंकि कभी ना कभी लोगों को पता चल ही जाता है। तो इस स्थितियां बहुत कुछ है जो ग्लोबलाइजेशन कहीं पसंद किया जा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज के लिए तो चीप है। वी आर द सर्वेंट्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, सीधा तुम ये समझ लो, वी मेक आइटम्स फॉर देम। अगर अमेरिका में कोई भी चीज बन नहीं रही है, वो बाहर से बनवा रहा है, उसकी कंपनियां सब बाहर काम कर रही हैं, बना के अमेरिका में दे रही है। इस समय अमेरिका में कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो समझ में आ गई बात कि नहीं? वी मेक एंड दे टेक, ऐसा नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस पर चलिए। व्हाट डज इट मीन बाई SEZ से तुम क्या समझते हो? एक टर्म भी देखो, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन से तुम क्या समझते हो? नाउ दोज इंडस्ट्रियल रीजन्स वेयर विच हैव ऑल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, इट इज दोज इंडस्ट्रियल रीजन जहां पर कोई इंडस्ट्री लगाने पे सबसे ज्यादा फायदा हो, वहां अच्छा पानी भी हो, आइटम बन गया तो सी के थ्रू पोर्टिंग भी हो जाए, जैसे बॉम्बे हो गया, कोचीन हो गया, सब चीज हो। ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग पोर्ट है ना हमारे, तो सी पोर्ट। सो दोज इंडस्ट्रियल रीजन्स जहां सब कुछ हो, क्या क्या हो, विच है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज।
क्या चीज होगी? इलेक्ट्रिसिटी, रोड, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन। आप देखेंगे जो बड़े बड़े पोर्ट हैं, जैसे सूरत हो गया, उसको कई बार लूटा गया, इवन मराठाओं ने 2 बार लूटा, उसमें बड़े बड़े मुगलों ने कई बार लूटा। तो ये सब जो मेन पोर्ट है वो बहुत पैसे वाले हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा पैसा, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। और क्या क्या चीज़ है? स्टोरेज, और इसके अलावा एजुकेशनल फैसिलिटीज। अगर वहां चाहें तो बिजनेसमैन रुक भी सकते हैं, बिकॉज वहां रिक्रिएशन जोन्स भी हैं, मनोरंजन के भी सब साधन होंगे। कंपनीज जो SEZ में अपना सेटअप करती हैं, डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। तो एक उनका पीरियड होता है 3 साल या 5 साल तक, तो उसमें उनको कुछ देना नहीं पड़ता, ठीक है कि नहीं? जैसे आपने नई कंपनी लगाई, 2 साल शुरू में तो आपको फायदा नहीं होगा, तो उस 3 years और 5 years के पीरियड में उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ऐसा। कंपनीज उसको कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। तो 3 years का क्या माना जाता है? इंडिया में 3 years का इंटरप्रेन्योरशिप है। कुछ कुछ ऐसी जगह में 5 साल तक भी होता है। सो कंपनीज, ठीक है, सेटिंग अप न्यू बिजनेस देयर, need not to pay tax up to 5 years. Okay. अब क्वेश्चंस करते हैं। इस चैप्टर का मैंने सब कुछ आपको बता दिया। चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस करेंगे ना इसके लिए। चलो। ओके, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे What do you understand by globalization? Explain in your words. So, what is globalization? It is the process of rapid integration or interconnection. It is the process of rapid integration या interconnection between countries. It encourages foreign trade and foreign investment. तो बाहर के लोग पैसा लगाते हैं, उससे वो पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, वो बिल्डिंग बनाएंगे, अपनी फैक्ट्री खुद बनाते हैं, खुद ही करते हैं सब। एक बहुत बड़ा एक मिनी सिटी बसा देते हैं। एक लगभग अगर कहीं कोई चीज़ होगा 10,000 15,000 लोग रहते हैं
अगर कहीं सही एमएनसी है तो ऐसा भी होगा। अब देखिए, दैट इज अंडर दिस ऑल बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड आर रिमूव। तो जहां पर भी फॉरेन इस तरीके का होता है ग्लोबलाइजेशन, इनके लिए अलग लेबर लॉ, बहुत छूट दी जाती है। तो अंडर दिस, इस ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, ऑल बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस वो सब रिमूव हो जाएंगे और restrictions on foreign trade are removed. प्रोड्यूसर तो चाहते ही हैं कि उन पर कोई पैसा नहीं लगे, उनका माल पूरे विश्व में बिके, क्योंकि अगर बैरियर होगा तो कंज्यूमर को महंगा पड़ेगा। कोई चाहेगा कि हमारे पैसे पे टैक्स लगे, तभी माल सस्ता होगा। Therefore, more and more goods and services, investment and technology between the countries are possible. इसकी वजह से क्या होता है? Therefore, more and more goods. तुम्हें जेके कॉपियर्स कभी तुमने सुना है? ये जिससे फोटो कॉपी करते हैं तो कितनी रिम आती है, वही जेके कॉपियर्स की तरीके की रिम अगर आप थाईलैंड में चले जाओ, इंडोनेशिया में 27 रुपए की आती है, यहाँ 270 रुपए की है। अब वहाँ पे पहले हम लोगों को इन्होंने गवर्नमेंट ने दी थी, यहाँ के लोग बैठ गए दिल्ली में हड़ताल पे, बोले हमारा इतना लाखों का तुम नुकसान कराओगे, हम इनसे कैसे कम्पीट करेंगे। वहाँ तो सब लकड़ी के ही पेड़ है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इस कभी कभी ये ग्लोबलाइजेशन अच्छा भी नहीं माना जाता, क्योंकि पूरी पेपर इंडस्ट्री हमारी यहाँ की ठप हो जाएगी अगर वहाँ से चीज़ आने लगी। 27 का है और 27 में बिक जाए, कोई लेगा जेके कॉपियर्स का सामान? तो अब नहीं है तो आप अली बाबा में जाके जेके उसका रेट देख लेना, सब आपको पता चल जाएगा। अली बाबा भी एक ऐप है ना। चलिए, सो देयरफॉर मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या होगा? मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या होगा? इन्वेस्टमेंट भी होगा एंड टेक्नोलॉजी। बिटवीन कंट्रीज increases. ग्लोबलाइजेशन होगा तो चीजों का प्रवाह ज्यादा होगा, मुद्रा का प्रवाह यानी करेंसी ज्यादा फ्लो करेगी, एंड इससे क्या होगा? लेवल ऑफ कंपटीशन इंक्रीजेस एंड द रेट्स ऑफ कमोडिटीज डिक्रीजेस। कंपटीशन बढ़ेगा तो चीज महंगी होगी कि सस्ती? सब उसी कंज्यूमर को बेचना चाहते हैं, सब आपको ही बेचना चाहते हैं, तो क्या होगा बताइए? दिस रिजल्ट्स इन, क्या होगा बताइए? दिस रिजल्ट्स इन कंपटीशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर इज डायरेक्टली बेनिफिटेड in terms of good services, good material at decreased prices / in prices. गुड सर्विसेज मिलेंगी। अगर आप किसी से नौकरी ले रहे हैं, जब कोरोना हुआ था मैं कोलंबिया के लड़के को पढ़ाता था, कहीं अमेरिका के वाशिंगटन में, सबको दुनिया भर को पढ़ा डाला मैंने ग्लोबलाइजेशन में ऑनलाइन। उनके बच्चों की भाषा ही समझने में मुझे कितना समय लगा, लेकिन 1-1 घंटे का जबरदस्त बेनिफिट देते थे, घंटे के हिसाब से पैसा मिलता था। है अब हम लोग का तो उतना नहीं था, फिर भी 1300-1400 1 घंटे। सिखाते क्या थे? हैं? सिखाते क्या थे? जो भी यही फिजिक्स केमिस्ट्री में। हाँ समझो ग्लोबलाइजेशन में कितना फायदा है। नहीं घर पे बैठे हैं, काम क्या करें, बस हमने कंपनी ज्वाइन की, हाथों हाथ लोगों ने लिया, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या थी? कभी रात को 2 बजे पढ़ाना पड़ा, वहाँ दिन होगा तब हम पढ़ाएंगे, हम इंतजार कर रात का अलार्म लगाए, वो सब चीज़ बेकार थी। वैसे पैसे का वो नहीं, लेकिन काम मिल जाता है। तो हम क्या चीज़ें बताइए? कंपटीशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स, और क्या होता है? एंड
कंज्यूमर इज डायरेक्टली बेनिफिटेड, कंज्यूमर इज डायरेक्टली बेनिफिटेड इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में बोलो, सर्विसेज के टर्म्स में उसको फायदा होता है, क्वालिटी के टर्म्स में, और किसके टर्म्स में, एंड देयर इज स्लैश इन प्राइजेस, स्लैश का मतलब प्राइजेस में कमी हो जाएगी, ठीक है। अब इसी में इसके कल क्वेश्चन आंसर कराएंगे, एक चैप्टर अभी मनी एंड क्रेडिट हमें और कराना है, कल क्वेश्चन ये दोनों करा देंगे। सर ये साइंस पढ़ाओगे कब? हाँ, हमारा परसों के बाद साइंस का डेट चलो साइंस के अब आपको करा देते हैं क्वेश्चन, 6 तारीख को एग्जाम। 6 को कराते हैं, 6 को एग्जाम है ना। अभी कितनी हो गई तारीख? कल और पढ़ लो, फिर उसके बाद साइंस कर लो। हाँ, ठीक। कल इसको कंप्लीट करते हैं, मनी एंड क्रेडिट तक करा दें, थोड़ा आइडिया लग जाएगा तो सही है। मैथ साइंस तो बहुत दिन से हो रही है, थोड़ा 1-2 दिन इधर उधर कर। सर अलर्मस के बाद ऐसा तो नहीं है, पूरे क्रिएट करा सर। अलर्मस के खुद ने बनाया है, ऐसा जो बनाया। एलॉन मस्क जीरो से उसका सब चला गया था, फिर उसने अपने ब्रेन के आधार पर फिर माइंड में वही चीज़ जनरेट कर दी। सर खुद नहीं करा सर। हाँ, उसको